वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कल प्रॉमिस करा था कि मैं बीकॉम की क्लासेस आपको इस चैनल पे लाने वाला हूं, तो मैंने जस्ट कल इंट्रो दिया था कि बीकॉम के अंदर बिजनेस लॉ की अगर हम बात करें तो क्या क्या उसमें एक्ट है, किस तरह से हमें पढ़ाई करना है। सबसे पहले हमें फोकस करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1817 के ऊपर। तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ये बेटा चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस लॉज। आइए, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेटा मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, लॉ के अंदर क्या बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा जी, जब भी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेटा दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए। सबसे पहला एक एग्रीमेंट होना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और सेकंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ। सबसे पहला क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला बेटा यहाँ पर एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है। अब एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है सोशल एग्रीमेंट होता है। सोशल एग्रीमेंट को हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और एक होता है बेटा इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट की बात करें तो बेटा एक सोशल एग्रीमेंट होता है और एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट के अंदर बेटा एग्रीमेंट तो होता है बट कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके एग्जांपल्स मैं आपको देकर के बताऊंगा। और कमर्शियल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जो होता है बेटा प्रेजेंट होती है। लॉ ऐसा कहता है कि यहाँ पर आप अगर सामने वाला पार्टी अगर ब्रीच कर रहा है तो उस कंडीशन में आप केस कर सकते हो। अगर सोशल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हम बात करें फादर एंड डॉटर, तो इन सभी का रिलेशन जो होता है बेटा खून का रिश्ता होता है। तो यहाँ पर आप एग्रीमेंट तो होता है बट आप कोर्ट में लेकर के इनको नहीं जा सकते। जैसे मान लो अगर आपके फादर ने आपसे कहा कि बेटा अगर आप बीकॉम बीकॉम अगर अच्छे नंबर से फर्स्ट टॉट में अगर निकालोगी तो आपको मैं टू व्हीलर दिलवाऊंगा। आपके फादर ने आपसे कमिटमेंट करा कि आप अगर बीकॉम अच्छे नंबर से अगर पढ़ाई करते हो और रिजल्ट अच्छा लाते हो तो आपको हम टू व्हीलर दिलवाएंगे। आफ्टर डेट क्या हुआ? वो देने से मना कर दिया। जब आपने अच्छे नंबर से पास भी कर लिया और उसके बाद आपके पापा ने देने से मना कर दिया, तो क्या आप पापा ने अगर नहीं दिए थे क्या आप जाकर के कोर्ट में कहोगे कि जज साहब हमारे मेरे फादर ने मेरे साथ कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करा? नहीं बेटा, यहाँ पर सोशल एग्रीमेंट है। यहाँ पर फादर एंड सन का रिलेशन है बेटा। यहाँ पर क्या होता है? एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। बट यही चीज अगर बात करें, आप एलसीडी एक परचेज करते हो बेटा किसी शॉप से, बट आपने पेमेंट करा बट उसने अभी तक डिलीवरी नहीं करा, उस कंडीशन में क्या कर सकते हो? अगेंस्ट में आप केस कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट जो होता है बेटा, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होते हैं, तो यहाँ पर आप केस कर सकते हो। बट यहाँ पर सिंपल वर्ड में समझो, मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज होना चाहिए। मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं बच्चे, आइए आइए। तो अगर सबसे पहले बात करूं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के अंदर आपको सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
ध्यान रखना, अगर सेक्शन आता है तभी लिखना, अगर सेक्शन नहीं आता है तो कभी भी पंगे मत लेना, वरना यहाँ पर नंबर बिल्कुल जीरो आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर सेक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर मिलेगा, बट सेक्शन गलत लिखोगे तो जीरो नंबर मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर समझो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। आइए, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो चीज होना चाहिए बेटा, सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और सेकंड में क्या होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब मैंने बताया कि एग्रीमेंट दो तरह का होता है, एक सोशल एग्रीमेंट होता है और एक एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर के होते हैं। आइए इन पर चर्चा करते हैं। यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जहां पर एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए उसके बाद बेटा हम अगर बात करें यहां पर एग्रीमेंट की, एग्रीमेंट की अगर हम बात करें बच्चा, तो मैंने बताया एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, सोशल को हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोलते हैं बेटा, सोशल एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है बेटा, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। और एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट। सबसे पहला क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट की डेफिनेशन की बात करें बेटा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, चलिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं। एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर each other is called agreement। हम उसको बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड, बेटा हम इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एग्रीमेंट। आइए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर देख लीजिए, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मिस्टर वाई मैं अपना कार तुम्हें देना चाहता हूं, मैं अपना कार तुम्हें बेचना चाहता हूं। इसने कहा स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां पर मिस्टर वाई ने कहा देख भाई मैं फ्री में नहीं लेता कोई चीज, बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पेमेंट करूंगा, 2 लाख। बेटा जी यहां पर मुझे ये बताइए, मिस्टर फर्स्ट प्रॉमिस किसके साथ किसकी है, तो फर्स्ट प्रॉमिस मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई कार की है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कार दे रहा है, और सेकंड प्रॉमिस मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स है, क्या है, 2 लाख रुपए बदले में पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा दो प्रॉमिस है विच आर कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? बट ये कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है बेटा। अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कार की डिलीवरी करा, बट मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को अगर 2 लाख रुपया नहीं दिया, इन डेट केसेस मिस्टर वाई के पास ऑप्शंस है, जो पार्टी के साथ गलत हुआ उनके पास ऑप्शंस है कि वो कोर्ट में लेकर के जा सके। तो बेटा इट इज अ कमर्शियल नेचर एग्रीमेंट। मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सोशल एग्रीमेंट होता है, एक सोशल एग्रीमेंट होता है बेटा, और सोशल एग्रीमेंट का दूसरा नाम डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और एक होता कमर्शियल एग्रीमेंट। बेटा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर के समझाया ये कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। सवाल ये उठता, बच्चे कहते कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस तरह के एग्रीमेंट में केस कर सकते हैं। तो बेटा जो सोशल एग्रीमेंट होता है जहां पर फादर एंड सन के साथ रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ के साथ रिलेशन है, बेटा सोशल एग्रीमेंट ये ब्लड का रिलेशन होता है बेटा। यहाँ पर एग्रीमेंट तो होती है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। समझ गए बात को? जैसे कि आपके पापा ने अगर मान लीजिए आपको टू व्हीलर नहीं दिलवाए, आपने एग्जाम अच्छे नंबर से पास करने के बाद भी, तो आप पापा के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज मिसिंग इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर ऑफ एग्रीमेंट। समझ में आई बेटा? बट कॉमर्शियल एग्रीमेंट, अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदा, आपने पेमेंट करा, या आपने कोई सामान खरीदा मार्केट से, बट आपने पेमेंट करा, आपको सामान अभी तक नहीं मिला,
दैट केसेस आप उस कंडीशन में उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। समझ गए बात को? तो सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर एग्रीमेंट तो होता है बेटा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। बट कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में ऐसा लॉ प्रिजम्पशन लेकर के चलता है कि यहां पर एग्रीमेंट भी है और एनफोर्सेबल बाई लॉ भी है। यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? ओके है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, जब कॉन्ट्रैक्ट के मतलब अगर हमें समझ में आ गया तो हम लोग एक बार समझेंगे, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। आइए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? बेटा जी, जितना मैं आपको बीकॉम के लिए पढ़ा दूंगा ना, ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप ध्यान से मेरी लेक्चर को समझेंगे। लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू एनिमेटेड वे में ऐसे समझाऊंगा जो आपके माइंड में मैं फीड कर दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर बेटा जी हम समझेंगे, सबसे पहले एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी, एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रॉमिस होता है, एक दूसरे के बदले में होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। बट यहां पर क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होते हैं प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें बेटा एग्रीमेंट की, अगर हम बात करें तो यहां पर अग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं, प्लस कंसिडरेशन, हम इसको बोलते हैं बेटा अग्रीमेंट। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें बेटा तो यहां पर अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है, ऑफर को प्रपोजल भी बोलते, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ये बेटा एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। जस्ट मैंने अभी बताया, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आपको ये बातें समझ में आ गया बेटा? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब होता है बेटा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होना चाहिए। तो सबसे पहला बेटा इस सेक्शन 10 में गिवन है। मैंने बार बार आपको एक ही बात बोला है कि आपको सेक्शन याद नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, गलत सेक्शन आपको नहीं लिखना है। बीकॉम के अंदर में ये बताया नहीं जाता कि आपको सेक्शन याद रखना है। ये सीए फाइनल वाले स्टेज और इंटर में ये चीज होता है कि वहां पर ये अप्लीकेबिलिटी होती है कि आपको सेक्शन कोड करना होता है। यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं होता है बेटा, बिल्कुल पंगे ना लेना वरना दिक्कत हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो सबसे पहला होना चाहिए बेटा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकंड में बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटीज परफॉर्मेंस होना चाहिए।
तो यहाँ पर अगर एक बार बात करें बेटा, इसको देखते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सबसे पहले होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सर्टेनिटी होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेरेड टू बी void, और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। समझ के बात को बेटा, आइए हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। आइए, तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए बेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, इन सभी को चर्चा करेंगे, और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहला बेटा इसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सेक्शन 10 के अंदर गिवन है, सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं भी है, मैंने लिख दिया है। यहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सबसे पहले एक ऑफर देने वाला व्यक्ति जो होता है बेटा, हम उसको ऑफरर कहते हैं। जो एक्सेप्टेंस देते हैं हम उसको ऑफरी कहते हैं। ये सारे चैप्टर है, आगे सेपरेट चैप्टर है, मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी सिंपल ये ध्यान रखिए कि एक इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करना पड़ता है, उसको समझिए। तो सबसे पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ पर सबसे पहले ऑफर देने वाला व्यक्ति ऑफरर कहलाता है, ऑफरी जो होते हैं एक्सेप्टेंस देने वाला व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर एक पार्टीज अगर डिफॉल्ट करते हैं तो दूसरे पार्टीज के पास ऑप्शंस होती हैं। आपने कोई सामान परचेस करा, आपने पैसा दे दिया और आपको सामान की डिलीवरी नहीं किया, इस केस में क्या हो गया, आपके साथ गलत हुआ है, तो आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए बेटा। समझ गए बात को। जैसे मैंने बताया कि एक स्टूडेंट जो है, उसके फादर ने उनसे कमिटमेंट करा कि बेटा अगर तुम बीकॉम पास करोगे अच्छे नंबर से तो तुम्हें टू व्हीलर दिलवाऊंगा। जब वो पास कर ली तो उसके फादर ने देने से मना कर दी, तो वो क्या वो केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। बट अगर यही चीज़ बाहर से किसी से कमिटमेंट करा होता है या सोशल नेचर के, अगर कॉमर्शियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती तो वहां पर केस कर सकते थे। समझ गए बात को। तो यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। कंसिडरेशन का होना इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन को लैटिन वर्ड में कहते हैं बेटा, लैटिन वर्ड में हम ये कहते हैं क्विड प्रो। इसका मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ होना चाहिए। इसके चैप्टर है सेपरेट, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, एक कंसेंट जो होना चाहिए फ्री होना चाहिए, कोर्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू नहीं होना चाहिए, फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं होना चाहिए बेटा। इस तरह के अगर चीजें के थ्रू अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी के ऊपर हो जाता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट करे जहां पर धमकी दिया जा रहा है, जहां जहां पर क्या कर रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज हैं उनको स्वतंत्र दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई किसी तरह का दबाव में रह करके आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे। समझ गए बात को। तो फ्री होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। लॉ जिसको प्रोहिबिटेड किया हो ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। आप गांजा चरेस बेचने का जो एक्टिविटीज कर रहे हो ये इलीगल एक्टिविटीज है, ऐसे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। आप पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हो, ऐसे एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए बेटा। लॉ ने इसको प्रोहिबिटेड किया है। तो यहाँ पर ये चीजें क्या है, ऐसा एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। तो जो लॉफुल एक्टिविटीज हैं, जो लॉफुल ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ऐसा होना चाहिए। इसके बियॉन्ड आप नहीं जाओगे। आया बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बच्चे। आपका अगर लॉफुल कंसिडरेशन, आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल वर्ड में होना चाहिए बेटा। उसके बाद सर्टेनिटी का मतलब होता है एक सेलर है, सर्टेनिटी का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स को सर्टेन रखो, क्लियर रखो, ऐसे डाउटफुल में मत रखो। कहने का मतलब एक सेलर है, एक सेलर है वो मल्टीपल से, मान लीजिए ऑयल में डील करता है, बहुत सारे ऑयल में डील करता है। अब हमने कहा कि ऑयल भेज दियो, अब बता, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सी ऑयल चाहिए हमें। बट अगर मान लो सेलर अगर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, अगर हम उनको अगर बोले कि ऑयल भेज देना, तो ये तो वैलिड है। बट मान लीजिए मल्टीपल चीजों में डील कर रहा है, मल्टीपल ऑयल्स में डील कर रहा है, उसका तेल का काम है, मान लीजिए बहुत सारा ऑयल में डील कर रहा है। अब हमने कहा भेज देना, अब कौन सा भेजना है ये तो बताओ। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बेटा सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समझ गए बात को। तो सर्टेनिटी का होना बहुत जरूरी है। पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे गुरुदेव है,
उन्होंने कहा अपने शिष्य को कि कोई बात नहीं है, ये मरे हुए आत्मा को भी हम जीवित कर देते हैं बेटा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, कि जो चीज आप ऐसा समझो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऐसा होना चाहिए जिसको पॉसिबल हम कर सकते हैं, इम्पॉसिबल चीजों को हम ना करें। तो ऐसे चीजों को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। द पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी लड़का ने किसी लड़की को कहा कि तुम अगर हमारे साथ एग्री हो जाओगी तो हम चांद तारा को तोड़ लाएंगे, ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं होता है बेटा, ये पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल होना। समझ के बात को? एक्सप्रेसली नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने पहले से ही मना कर दिया है। जैसे बेटा अगर हम बात करें कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज के अंदर, हम आपको बताएंगे माइनर कौन होते हैं। माइनर वो पर्सन होता है जिसका एज 18 साल से कम होती है, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद अनसाउंड माइंड के पास नहीं होता है। ड्रंकन पर्सन, इडियट पर्सन, लुनेटिक पर्सन, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होता है बेटा। ये सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉ ने जिसको मना कर दिया ऐसे काम नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास करा बेटा। इसको अगर हम बात करें तो पार्ट 1 था आपका। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको समझाया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन को समझाया। फिर हमने बताया कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में क्या होता है। मैंने कहा एग्रीमेंट जो होता है बेटा एक नैरो टर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो एक बड़ा दायरा होता है। वहां पर क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है। बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। मैंने इनके बारे में डिफरेंस दिया। एग्रीमेंट क्या होता है, दो तरह के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, और सोशल एग्रीमेंट को डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी बोलते हैं, और एक कमर्शियल एग्रीमेंट। मैंने कहा कमर्शियल नेचर के जो एग्रीमेंट होते हैं वही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होते हैं। सोशल एग्रीमेंट के अंदर ये मिसिंग होता है। बात समझ पा रहे हो? उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर हम कहते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, है ना। ये सभी बातों को हमने डिस्कस करा। तो ये आपका पार्ट 1 था बेटा। बाकी पार्ट 2 के अंदर हम लोग बताएंगे आपको कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, इस तरह से ई कॉमर्स एग्रीमेंट क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, एक्सप्रेस्ड क्या होता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बायलेटरल क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। ये पार्ट 1 था, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करो। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।